स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं बिहार बोर्ड के लिए मैं आपको लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड 2022 के जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए मॉडल सेट जारी की है। क्या जारी की है? मॉडल सेट जारी की है, ठीक है। उसके लिए सामाजिक विज्ञान के मैं ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। क्या हूँ? ऑब्जेक्टिव लेकर आपके लिए क्या हूँ? हाजिर हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा, देखिए इसको विकल्प को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्या देखिए बोला, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, यानी कि 1 से 80 तक 80 को ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 1 से 80 तक यानी 80 टोटल का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 4 का ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, जिसमें से एक सही उत्तर रहेगा। 4 का ऑप्शन में से क्या एक सही उत्तर रहेगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रत्येक के लिए कितना? 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक 1 मार्क्स के लिए है। अपने उत्तर जो चुनिएगा सही उसको ओमार शीट पे आपको भरना है, ठीक है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न को ही 80 प्रश्न है जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, याद रखिएगा। साइंस में 80 प्रश्न रहेगा जिसमें से 40 प्रश्न को आपको उत्तर देना है सही सही। क्लियर? चलिए समय को ना बर्बाद करते हो, चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। बोला कि जो हिंद चीन में बसने वाला, जो रहने वाले फ्रांसीसी लोग, फ्रांस के जो लोग थे उनको क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? कोलोन। सी ऑप्शन होगा, कोलोन, ठीक है। सी फॉर कैट। क्लियर? 80 क्वेश्चन करना है इसलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे। क्लियर ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉयल एक्ट हुआ था, ठीक है। तो रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। रॉयल एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। इसी का रॉयल एक्ट का ही विरोध में क्या हुआ था? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर ना? रॉयल एक्ट के विरोध में ही क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। क्या है देखिए, इसका थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? देखिए आपको बता दें, देखिए कि रॉयल एक्ट का विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में भी ये भी हुआ था। कब हुआ था? 1919 में ये भी हुआ था। अब बोल रहा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसका विरोध में नाइट का उपाधि, यानी किसी व्यक्ति को नाइट का उपाधि दे दिया गया था, ठीक है। तो नाइट का उपाधि कौन त्यागे थे? चलिए बताइए। तो कौन त्यागे थे? फटाक से रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या किए थे? नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है ना। तो 3 का ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सी फॉर कैट। अब महात्मा गांधी सारे हिंद को छोड़ दिए थे। क्लियर? चलिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग के एकीकरण, बोला जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? बोला जो जर्मनी के एकीकरण मतलब एकजुट करना, तो जर्मनी के एकीकरण करने में किसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था? तो बिस्मार्क का, ठीक है ना। किसका सबसे ज़्यादा भूमिका था? बिस्मार्क, यानी वी फॉर बॉल आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बोले जो आर्य समाज है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कौन किए थे? सी फॉर कैट इसका आंसर। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ये रहा, लीजिए। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है? बोल रहा है कि जो पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से हमको स्वतंत्र मिल जाना चाहिए, ये कांग्रेस का कौन अधिवेशन यानी कौन सा मीटिंग में हुआ था? तो 1919 के लाहौर, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1919 लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। 1919 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट ये रहा। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? सूती मिल बोलते हैं ना, सूती का कपड़ा, ठीक है। तो वही सूती का कपड़ा बनाने वाला पहला मिल कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता में। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। क्लियर? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसका पहला अध्यक्ष कौन है? बोले पहला अध्यक्ष
कौन है? फटाक से बताइए, जानते हैं सर तो कमेंट करिए, फटाक फटाक बताइए। तो कौन है? लाला लाजपत राय। इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल, लाला लाजपत राय। चलिए ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बोला जो हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध हुआ था, लास्ट जो लड़ाई हुआ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बोल रहा है जो हिंद चीन में जो आखिरी लड़ाई उसका समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फटाक से बताइए। तो निक्सन। कौन थे? निक्सन यानी सिक्सन। बस याद रखिएगा कि सिक्सर मार दिया था अंतिम में, ठीक है। अमेरिका कौन? जो हिंद चीन का आखिरी युद्ध हो रहा था तो क्या मार दिया? सिक्स मार दिया। सिक्स यानी सिक्सन। सिक्सन सिक्सन क्या? हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? सिक्सन, यानी उसको मारा ससुरा के सिक्स चला गया। चलिए विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? और विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो किसको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। विक्टर इमैनुअल किसको प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबूर, यानी सी फॉर कैट आपका आंसर। विक्टर इमैनुअल किसको प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबूर के मेरे बाबू। चलो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, चलो फटाक से जवाब दीजिए। रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? 100 का एक बात बोला, रक्त और लोहा का नीति कौन दिए हैं? क्या क्वेश्चन है? रक्त और लोहा का नीति कौन दिए थे? जल्दी बताइए, रक्त और लोहा का नीति देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो कौन है? बिस्मार्क। रक्त और लोहा का नीति कौन? डी फॉर डॉग, बिस्मार्क साहब रक्त और लोहा का नीति दिए थे। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? बोल रहा है कि जो नई आर्थिक नीति है उसको कब लागू किया गया? फटाक से। तो इसका 1921 ईस्वी। नई आर्थिक नीति कब लगी? 1921 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। ठीक है छोटे। चलो देखो इधर, इंडियन स्टैट्यूटरी, ठीक है, क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसको साइमन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन का ही नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्लियर ना? इसको क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसका नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी। क्लियर ना? क्या नाम है? इंडियन स्टैट्यूटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाक से बताइए। चलिए आइए महात्मा गांधी के पास आते हैं। बापूजी, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? बोला महात्मा गांधी कौन समाचार पत्र छापे थे? अरे भैया ये जी है यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। भैया महात्मा गांधी कौन पर समाचार पत्र बनाए थे? यंग इंडिया। बोलिए यंग इंडिया, यंग इंडिया। महात्मा गांधी किस समाचार पत्र का संपादन किया है? यंग इंडिया। जोर से बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। चलो ये रहा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जो गुटेनबर्ग थे कौन किताब लिखे थे? कौन पुस्तक लिखे थे? कौन पुस्तक छापे थे? तो बाइबिल को छापे थे। क्या छापे थे? बाइबिल। तो 15 का सी। क्लियर। चलिए रहा प्रश्न, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? बोला जो अशोक का अभिलेख है, क्या है? अभिलेख। कौन सा लिपि में लिखा गया है? तो कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, अशोक का जो अभिलेख है किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक का अभिलेख भैया बोलो ब्राह्मणी लिपि। फिर से बोलिए, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि। लीजिए ये रहा प्रश्न, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बोला जो बंगाल विभाजन है वो कब वापस लिया? इन्हें पूछ रहा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। लेकिन बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया ये पूछ रहा है। तो बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया है? आपको 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? 1911 ईस्वी को। फिर से बोलिए, बंगाल विभाजन कब वापस? 1911 ईस्वी। यही याद करके आपको जाना है क्वेश्चन को भैया। चलिए, रूस में कब दासत्व समाप्त किया? बोला रूस में कब दासत्व यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया? रूस में कब दासत्व को समाप्त कर दिया गया यानी दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? कहाँ? रूस मेरे बाबू। कहाँ? अरे मेरे सोना, रूस में बोलो कि कब इसको समाप्त किया गया है? तो 1861 में दास प्रथा कहाँ खत्म किया गया? रूस में। ए फॉर एप्पल इसका आंसर। चलो आज अब 3 नंबर पे मेरे छोटे, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? देखिए,
हर बार हम लोग 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। 1 मई को, ठीक है, कब मनाते हैं? 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। तो बड़ा कौन सा सम्मेलन से हम लोग फैसला किए कि हर बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे? बड़ा कौन सा सम्मेलन में हम लोग फैसला किए कि 1 मई से क्या मनाएंगे? मजदूर दिवस मनाएंगे। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। कब फैसला किए? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में फैसला हम लोग लिए थे। समझा रे छोटू? अरे बोलो बाबू, अरे जल्दी बोल, कमेंट समझो। चलिए एकदम फटाफट एकदम छितरा देना है। तो चलिए रहा प्यारा प्रश्न। पढ़े तो धड़ाक धड़ाक आप जान रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। हो ची मिन्ह की सरकार थी। बड़ा हो ची मिन्ह कहाँ सरकार शासन कर रहा था? दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी वियतनाम, पश्चिमी वियतनाम। तो कहाँ कर रहे थे? दक्षिणी वियतनाम में। हो ची मिन्ह कहाँ शासन कर रहे थे? अरे भैया कहाँ कर रहे थे बोलो? तो दक्षिणी वियतनाम में। बोल दो जरा, चुपचाप मत रहो, दिल की बातें बोलो। वार एंड पीस किसने लिखी है? बोले वार एंड पीस का लेखक कौन है भैया? वार एंड पीस का लेखक कौन है? बोल दो ना जरा जल्दी, इसका आंसर क्या है? फटाक से बोलो मेरे छोटे, मेरे बाबू, मेरे सोना, जल्दी बोलो कि वार एंड पीस का लेखक कौन है? तो कौन है? दोस्तोवस्की। कौन है भैया? मेरे दोस्तोवस्की, मेरे दोस्तोवस्की। वार एंड पीस दोस्तोवस्की, दोस्तोवस्की। क्लियर? चलिए भैया, चल खुल चुका है, खुल चुका है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों के बीच क्या करें? इस वीडियो को शेयर करिए। जो 10th लिखने वाला है, अदर को नहीं करना है, सिर्फ 10th लिखने वाला को करना है। इससे लगातार आने वाला धांसू धांसू प्रश्न आने जा रहा है इसी सेक्शन में। फिर आ गई, खत्म होगा तो साइंस का लेके हाजिर रहेंगे हम लोग। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। बड़े विघटन मतलब टूटना। जो सोवियत संघ है उसका विघटन कब हुआ था? विघटन मीन्स टूटना। तो कब सोवियत संघ टूट गया था? तो भैया 1991 ईस्वी में। कब? 1900। सोवियत संघ का विघटन कब? 1991 में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पटना की बात है। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? बोले जो पटना उसको अजीमाबाद नाम कौन दिया? पटना को अजीमाबाद कौन कह गया? ससुरा ऐसा ऐसा नाम देता है कि कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, पटना को अजीमाबाद कौन कहा? बताइए। तो इसका नामे में काम है, जिसका उसका अजीम उस शान। इसका नाम था अजीम, तो इसलिए अजीमाबाद कर दिया पटना। मतलब जे चाहे वो मन करके चल जाता है, बाद में हम लोग को पढ़ने में तकलीफ दे के जाता है। ठीक है, तो अजीमाबाद किसका नाम कौन रखा था? अजीम उस शान ने पटना को अजीमाबाद कह दिया। फिर हम लोग को याद करवाना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है। चलिए लो भैया अपना पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? देखिए पटना का ही नाम पाटलिपुत्रा है, तो इसका स्थापना कौन? स्थापना मतलब कौन बनाया पाटलिपुत्रा को? ठीक है, तो बताइए कि पाटलिपुत्रा का स्थापना करने वाला अजात शत्रु। अरे भैया आजाद था ये पाटलिपुत्रा को बनाने के लिए। याद रखिए भाई बाबू, आजाद हो गया था पाटलिपुत्रा बनाने के लिए। क्या था ये? आजाद था, इसलिए याद रखिए अजात शत्रु पाटलिपुत्रा बनाया था। अजात शत्रु क्या बनाया बोलो? पाटलिपुत्रा नगर, जिसको पटना कहते हैं, पटकना कहते हैं मेरे बाबू। अभी उसके और नाम बताएं आगे। चलिए ये रहा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? यानी राष्ट्रीय आय, हमारा देश का जो इनकम है, पैसा है, उसका गिनती कौन करता है? देश का जो पैसा है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करना मतलब होता है गिनती करना। संस्था मतलब होता है टीम, तो उसको कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, अरे बताओ मेरे बाबू, भारतीय राष्ट्रीय आय के कौन करता है? अरे बताओ कमेंट करके, अभी तो बताए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पैसा को गिनता है, भारतीय राष्ट्रीय आय को। चलिए लीजिए आ गया योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यानी योजना आयोग कब बना था भैया? योजना आयोग कब बना था? क्या क्वेश्चन है? योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग फटाक से बताइए। तो ये 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग कब? ए फॉर एप्पल आंसर। योजना आयोग कब बना बबुआ? अरे योजना आयोग कब? 15 मार्च 1950 को।
उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है, ये किस अंतर्गत आता है? तो पूंजीवादी के अंतर्गत आता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति, उत्पादन है उसका निजी का हाथ, यानी प्राइवेट सेक्टर, यदि कोई आदमी लोकल आदमी का हाथ है तो क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए ये रहा प्रश्न, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? बोला जो गैस हम है या बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो कौन क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि हुआ, कृषि से डायरेक्ट लिए वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन देखिए हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, पानी उनी लिए या कोयला ले लिए तो पहले वहाँ से लिए तो प्राथमिक क्षेत्र में कोयला उला गया, लेकिन हम बिजली बना के देंगे, ठीक है, तो बिजली उत्पादन करें तो कौन क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में क्या उद्योग आ गया। तो बिजली तो उद्योग में ना बनेगा मेरे छोटू, कल कारखाना फैक्ट्रिया में ना, अरे बोलो कहाँ बनेगा? फैक्ट्री कल कारखाना हवे में ना बनी। चलिए आगे बढ़ा। चलिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका शेर। अरे बता दो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बोलो? अरे टका। पड़ोसी देश को भूल जाता है पैसा, मुद्रा रुपया कोई चीज चलता है, वहाँ तो टका चलता है। हम लोग बोलते हैं ना 1 रुपया दो, 4 रुपया दो, 5 रुपया दो, वहाँ बोलते 1 टका दो, 2 टका दो, 3 टका दो, 4 टका, 10 टका, इसे बोलता है बाबा। समझ में आई लो? प्रोफेसर मोन यूनुस का संबंध किस देश से है? बोल रहा है प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध किस देश से? तो ये हम लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। कहाँ से संबंधित है व्यक्ति? प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। ऐसा वर्ड देता है ना कि कंफ्यूज कर देता है। प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध किस देश से? बांग्लादेश से। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। लो, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है? तो हम लोग पढ़ते आ रहे बउआ, दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण देता है। प्राथमिक कृषि साख, जो कृषि साख समिति का जो बैंक होता है वो कैसा ऋण देता है? तो दीर्घकालीन। स्वाहा। चलिए ये रहा प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? जो जवाहर रोजगार देना था इसमें, ठीक है, जवाहर रोजगार जवाहरलाल के नाम पर है, इन्हें रोजगार देना था। तो कौन साल इसको शुरू किया गया था? बोलो दो ना जरा। अरे बोलो मेरे छोटे, कब किया गया था? 1989। 1989। क्लियर? जवाहर रोजगार योजना। अरे बोलो। चलो ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ लो। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी था? ये भी रोजगार है। मनरेगा के अंतर्गत क्या था कि 100 दिनों तक लोगों को रोजगार देना था, बेरोजगारी भगाने के लिए, ठीक है। तो कितना दिन भैया मनरेगा के तहत क्या दिन काम मिलेगा आपको? तो ही बोल रहा है मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन गारंटी था। गारंटी दे दिया गया था कि मनरेगा में आप हैं तो साल भर के अंदर आपको 100 दिन काम देंगे तो देंगे। बाबू क्रिया दादा क्रिया ठदादा क्रिया कह के कह दिया कि भैया मनरेगा के अंतर्गत आपको भैया 100 दिन का काम देंगे तो देंगे ईमानदारी से। चलो लो ये रहा प्रश्न। भैया अभी भी इतना एनर्जेटिक आपको पढ़ा रहे, शेयर तो मार दो मेरे भाई, शेयर मार दो एक बार। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? बोला उपभोक्ता संरक्षण के लिए, ठीक है, उपभोक्ता के बारे में पढ़े होंगे। उपभोक्ता संरक्षण बचाने के लिए कितने राज्य में क्या है? आयोग है यानी टीम है। तो 35 राज्य में भैया संरक्षण के लिए क्या है? आयोग है। राज्य का बात को रहा, जिला न रे बाबा ना, अरे ना हो बाबा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य में कितने राज्य में आयोग है? तो 35 में। क्लियर? अरे ला, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ये तो आप जानते ही होंगे भैया, पढ़े होंगे, तो बोल दीजिए एक बार जोर से, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो यही तो है बाबू, राष्ट्रीय आय समिति का। किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का।
समझे। प्रोफेसर पीसी महालन ने अध्यक्ष में किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का, जिससे पैसा गिनता है मेरे छोटू, उसी का किया गया था। समझ में आयो? आगे लो, मैं बढ़ायो। लो, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग यानी यूज करने वाला का व्यय, व्यय मतलब खर्च, अब बचत, तो भैया व्यय प्लस बचत बराबर इसको कहते हैं आय। क्या कहते हैं? आय। आय का डिफिनेशन है कि व्यय मतलब कितना खर्च किए, बचाएं कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? इनकम। आय मतलब इनकम प्राप्त होगा। तो भैया व्यय किए यानी खर्च किए, तो जितना हम खर्च किए या जितना बचाएं दोनों को मिला देंगे तो आय बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। नेक्स्ट रहा, लो ले लो, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? बोला आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव, घुमा घुमा के आर्थिक जो क्रिया चक्रीय मतलब घूमने वाला प्रभाव क्या है? तो भैया इस सारे इनमें से सब, उत्पादन भी होगा, व्यय भी होगा और आय भी। ये हमारा आर्थिक क्रिया, आर्थिक जीवन का चक्रीय प्रभाव। उत्पादन करते हैं, उसको खर्च भी करते हैं, कुछ पैसा भी आता है, तो ये सब भी होगा बबुआ। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? यही तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? बताओ दो जल्दी से कि राष्ट्रीय आय का गठन कब किया गया था? नहीं, सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? तो 1868 ईस्वी में। कब लगाया है? 1868 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है? बोला सहकारिता का मूल तत्व कौन नहीं है? जो सहकारिता होता है उसमें मूल तत्व कौन नहीं है? तो अनिवार्य सदस्यता, यानी आपको सदस्य अनिवार्य बनना जरूरी नहीं है, यानी सहकारिता का उसमें टीम में ज्वाइन करना आपको जरूरी नहीं है। तो ये अनिवार्य नहीं है सहकारिता, अनिवार्य मतलब जरूरत आपको नहीं है। लो आ गया, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना? बोला इनमें से कौन है जो गैर आर्थिक आधारित संरचना? गैर आर्थिक, कैसा? गैर आर्थिक संरचना नहीं है। तो स्वास्थ्य क्या है? गैर आर्थिक संरचना नहीं है। वित्त, ऊर्जा संरचना, ये सब क्या है? गैर आर्थिक है। बोला इनमें कौन गैर आर्थिक संरचना है? तो स्वास्थ्य क्या है? गैर आर्थिक। अब सब बाकी आर्थिक है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधी, जो संविधान, आपको पता है कि संविधान में बार बार संशोधन मतलब उसमें सुधार होता है। तो 74वां बार में जब सुधार करने गए थे तो किससे संबंधित था? 74वां बार में किससे? नगरीय शासन व्यवस्था, क्या नगर में कैसे शासन करना था, वो 74वां संविधान संशोधन में हम लोग निर्णय लिए, सुधार किए कि भैया 74वां संविधान संशोधन में क्या होगा? तो नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ठीक है, लो आ गया पुदीना। भैया बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बुरा बिहार में, ठीक है, तो एक वार्ड में, क्या में? एक वार्ड में भैया, एक वार्ड में क्या भैया? एक वार्ड में भैया, एक वार्ड में कितने न? एक नगर निगम में, सॉरी, क्या? अरे महबूब माफ़ी दे दो सरकार, गलती बोला ही गया। तो बोला एक नगर निगम में कितना? नगर निगम में, एक नगर निगम में क्या? एक नगर निगम में कितने वार्ड होंगे? बताओ जरा कि एक नगर निगम में कितने? तो 75 वार्ड होते। एक नगर निगम में कितने? 75 को वार्ड हो जाएगा, तो उसको मिला के एक नगर निगम बना सकते हैं बिहार सरकार। ठीक है, लो चिपकाए दो चिपको आंदोलन। भैया चिपको आंदोलन संबंधित है। बोला कौन सा व्यक्ति से चिपको आंदोलन संबंधित?
तो भैया तुम लोग सारे लोग जानते हो सुंदरलाल बहुगुना सुंदर थे तभी तो चिपक गए। तो सुंदरलाल बहुगुना, जब भी चिपको आंदोलन की बात की जाए, पेड़ को बचाने के लिए किया गया था चिपको आंदोलन, जानते ही होंगे, उम्मीद करते हैं। तो भैया याद रखिए, चिपकना है तो सुंदरलाल। चिपकते कहाँ भैया, सुंदर लोगों को देख के चिपक जाते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुना चिपको आंदोलन से संबंधित, समझ में आयो। नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया? और नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया, काहे किया सप्तदलीय संगठन नेपाल वालों ने? चलिए जानते हैं। तो भैया वो क्यों किया था? लोकतंत्र को स्थापना करने के लिए, कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बने, इसलिए नेपाल को लोगों ने क्या किया, सप्तदलीय संगठन बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आया? कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ो। लो, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? और जो बहुजन समाजवादी जो पार्टी होता है उसको स्थापना करने वाला, उसको बनाने वाला व्यक्ति के नाम बता दो। तो भैया काशीराम कौन किए? काशी चल गए भैया, बहुजन समाज पार्टी बनाए काशीराम, चले गए काशी। याद रखिएगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी काशी चले गए। बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ चले गए? काशी चले गए, इसीलिए तो काशीराम। बहुजन समाज पार्टी बनाने वाला कौन है? काशीराम। लो भैया आया, देख लो न जरा क्वेश्चन में कितना है दम जरा। तुम लोग तो हलवा इसको बना देगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को फाइनल एग्जाम में ना तो 100 में 100 लगा, 40 में 40 ठोक देगा तुम लोग, टपका ही देगा, टपा टप मार देगा, उम्मीद हमको है। दल बदल कानून लागू होता है, बोला क्या? जो दल बदल कानून लागू होता है तो संसद और विधायक दोनों में, बार बार ये क्वेश्चन आता है, आप प्रैक्टिस करते होंगे ना। तो दल बदल कानून किस पे लागू होगा? संसदों और विधायक दोनों पर लागू होता है। संसद रहेंगे उन पे भी और विधायक रहें, चाहे विधायक रहिए या संसद, आपको दल बदल कानून के अंदर आ जाता है, नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ना दल बदल यानी अदला बदली, कभी वो बदल जाता है तो कौन बदलता है? संसद और विधायक को लोग, कभी उसका मन बदल जाता है। तो याद रखिएगा कि दाल में दल बदल करना है तो संसद और विधायक ही कर सकता है, विधायक लोग ही, समझें। याद करने के लिए कुछ भी अब ट्रिक अपना लीजिए। चलो झारखंड भैया, झारखंडी लोग आ जाओ। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग। तो भैया जो झारखंड है अपनी बिहार वाले से कब अलग हो गया? भैया बिहारी लोग से कब झारखंडी लोग अलग हो गया? तो बताओ भैया। तो 15 नवंबर 2000 कर झारखंडी लोग को बिहार से धकेल के भगा दिया भैया, समझे कि नहीं? तो भैया झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड वाले बुरा नहीं मानिएगा भैया, कोई भी बात को बस याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बोला कौन है जो संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता यानी गुण नहीं है? चलो बताओ भैया। तो कौन होगा? एकहरी शासन व्यवस्था संघीय शासन में नहीं होता है, यहाँ दोहरी होती है भैया, है एकहरी नहीं होती है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था का व्यवस्था है या ना है? लो आ गया भैया नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भैया 543। लोकसभा में सीट भी है 543। तो लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 543। फिर से एक बार बोल दो स्वाहा कि भैया लोकसभा में चुने गए सदस्य कितने होते हैं, कै गो आदमी होते हैं? तो 543 गो। ईमानदारी से बोल दो ना जरा कि समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ें। लो आया। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, बोलता है पूर्व यानी आज से पहले बांग्लादेश को क्या जानते थे? आज से बहुत दिन पहले, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी पाकिस्तान था। आज से पहले कब था? बहुत पहले की बात है, जब हमारा देश से पाकिस्तान अलग हुआ। तो बांग्लादेश अभी है ना पड़ोसी देश, तो उसको पहले पाकिस्तान लोग पूर्वी पाकिस्तान कहता था। ये ससुरा लोग, हमारे ससुर पाकिस्तानी लोग क्या कहते थे? उन्ने वाला क्या, अभी जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान, आप पूर्वा भाई उस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान,
समझे। तो अभी से पहले बांग्लादेश को क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। जो वेस्ट इंडीज उसकी स्थापना कब हुई भैया, वेस्ट इंडीज संघ, वेस्ट इंडियन समझ रहे, क्रिकेट खत्ता फायर देता है बाबू मेरे। तो वही वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई ये बताना है फटाक से। कब हुई, 1958 में, ठीक है 98 में, क्लियर ना। 1958 में, डी फॉर डॉग। लो इंडिका, इंडिका का लेखक कौन है, जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का, इंडिका पुस्तक, उसका लेखक कौन है, मेगास्थनीज। क्या नाम है, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन, मेगास्थनीज। बोले इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। क्लियर, आगे बढ़े। लो आया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन है। हम लोग का भी देश क्या है, लोकतंत्र है। तो सबसे बड़ा का बात कह रहा है मेरे भाई, तो भारत ही है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। बाकी सब इसका चुटकी वाला है, छोटका छोटकू। बरकू कौन है, विश्व का सबसे लोकतंत्र वाला देश भारत। भारत पे गर्व है मेरे भाई, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन, भारत। गर्व से कहो। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, ऐसा ऐसा दे रहा है ना तुम लोग को बाबू, ईमानदारी से बता रहे, हवा टाइट कर देगा। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, इनका नाम है भैया इतना टेढ़ है, तो समझिए कोई टेढ़े जगह के होंगे। तो बताइए कि कौन सा जगह के हैं। तो म्यांमार के हैं। कहाँ के हैं, म्यांमार के। आंग सान सू, आंग सान सू यानी आओ सत्तू सानो मेरे, आओ सत्तू सानो, म्यांमार। आंग सान सू कहाँ के हैं भैया नागरिक, म्यांमार के। क्लियर। लो बाबू नेक्स्ट चलो। ये रहा 55 नंबर। अब आखिरी प्रॉपर है, शेयर मारते जाइए, रुकल रही, अब खत्म है। क्षेत्रवाद की भावना को कुपरिणाम क्या होता है, यानी क्षेत्रवाद, क्षेत्र के प्रति हम बिहारी है, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के, ऐसे कहते हैं ना, क्षेत्रवाद का भावना जग जाता है। तो इसका कुपरिणाम मतलब गलत क्या रिजल्ट आता है, इसका गलत रिजल्ट की आता है बताइए। तो राष्ट्रहित में ये सब भैया गलत हो जाता है। राष्ट्रहित में क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, समझें। ये राष्ट्रहित के लिए गलत है, ये राष्ट्रहित के लिए भैया खतरा है। अपने क्षेत्र के लगाव है नहीं, ये राष्ट्रीय एकता है नहीं, अलगवाद है। यहाँ से भैया अलगवाद भी कह सकते हैं, हो सकता है क्या, अलगवाद भी हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना का कुपरिणाम राष्ट्रहित है नहीं, अलगवाद होगा इसका। C4 D4 डॉग, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बोला दूधवा। अरे दूध वाला आया, जल्दी बताओ रे बाबू। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान मतलब चिड़ियाघर। दुधवा राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है भैया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ है, तो भैया उड़ीसा में है। दुधवा कहाँ है, याद रखिएगा, दुधवा कहाँ है भैया, उड़ीसा में। दूध बस याद रखिए, दुधवा। बिहारी लोग तो बोलता है दुधवा, खलवा, पनमा, ऐसे बोलते हैं ना, तो दुधवा कहाँ है, उड़ीसा में। दुधवा कहाँ, उड़ीसा, उड़ के चल गया दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, भारत में जल नीति पहला बार कब अपनाया गया था, भारत में जल नीति पहली बार कब अपनाया गया था, तो सितंबर 1887 में। पहली बार भारत में जल नीति कब, 1987 में, सितंबर, समझें। अरे लो आखिरी में है भैया, जल्दी जल्दी बताओ। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, मतलब सर्वाधिक वनावरण यानी सबसे ज़्यादा वन यानी जंगल कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन कौन सा देश में है, सबसे ज़्यादा वन कौन सा देश में है बताओ जल्दी। तो भैया रूस। कहाँ है, रूस में सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ी जंगल है। चलिए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, नग्न मतलब कम,
तो हुम्स की मात्रा सबसे कम किसमें होता है, तो बताइए। तो भैया लेटराइट मृदा में हुम्स की मात्रा नगण्य होती है यानी कम होती है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? बड़ा खनिज तेल जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा खनिज तेल का क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई। कहाँ है खनिज क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र? डिगबोई। ठीक है, अरे ठीक है, बताइए। इनमें कौन रोपण फसल है? रोपण फसल यानी रोपते हैं, टपाटप रोपते हैं। तो भैया चाय भी रोपण फसल, रबर भी रोपण फसल, गन्ना भी रोपण। तो इनमें से सब आपका आंसर, सब रोपण फसल है। सब कैसा फसल है? अरे रोपण फसल है। बोलो एक बार कि भैया रबर चाय गन्ना रोपते हैं, रबर चाय गन्ना रोपते हैं। बोलो रबर चाय गन्ना रोपण फसल है। चलो नेक्स्ट। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? बोला जीवन रेखा रेल, क्या नाम है? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल, रेल का नाम, ट्रेन का नाम की है जीवन रेखा रेल, यानी जीवन का लाइन पर चलेगा। ये ट्रेन का नाम है भैया, सुन के तो तुम कंफ्यूज हो। चलो आंसर इसका बता दो, फ्यूज ना हो। चलो बताओ। तो 1991 में। कब? 1991, यानी बी फॉर बॉल आपका आंसर, 1991 में। कांवर झील कहाँ है? क्या है? कांवर झील, कांवर। चलो बताओ भैया कांवर झील कहाँ है बिहार के? बताओ फटाक से, कांवर झील बिहार के कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में कांवर झील है। कांवर लेके कहाँ जाइएगा? बेगूसराय। तो कांवर झील कहाँ? बेगूसराय। लो आ गया भैया। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? बोला किस राज्य में संयुक्त, भारत का किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन, क्या संयुक्त वन प्रबंधन पहला प्रस्तावित, पहली बार पहला प्रस्तावित किया गया था? तो भैया बता दो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में ऐसा किया गया था। इनमें कौन अकार्बनिक खनिज, अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन नहीं हो, जिसमें कार्बन हो उसमें कार्बन, देखिए कोयला जलेगा इसमें कार्बन निकलता है, पेट्रोलियम में भी कार्बन निकलता है, प्राकृतिक गैस यानी जो गैस जलाते हैं उसमें भी कार्बन, अबरक जलाते हैं बकलोल, तो अकार्बनिक कौन होगा? अबरक। बाकी सबको तो जलाएंगे तो कार्बन निकलवे करेगा, लेकिन भैया अबरक में ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। लो भैया 80 तक का टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? अरे मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वृक्ष कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है कि तो राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। जानते हैं कि नहीं? तो सर्वाधिक मतलब ज़्यादा कहाँ मैंग्रोव वृक्ष है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन कोयला घटिया किस्म, घटिया नहीं सबसे बेकार, समझा? तो कौन कोयला सबसे बेकार बताओ जल्दी। किसको पीट पाट करते हैं बता दो? जो घटिया बर्बाद लेकर तो उसको धर के पीट पाट देते हैं। मास्टर भी पीटता है, घरों में पिटाता है। तो पीट, बस याद रखिएगा कि जो घटिया उसको पीट पाट दो। जो घटिया रहता है ना मार खाता है हो, तो जो घटिया कोयला यानी पीट पाट दो, यानी पिटवा कोयला, समझे? यानी घटिया कोयला पीट दो, यानी पीट कोयला। घटिया लोग ना पिटाता है कि अच्छा लोग पिटाएगा, तो ही लिख याद रखेगा घटिया कोयला है तो पिटाएगा पक्का ही बबुआ, सोच लो। लीजिए, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? बोला कि चाय का खेती करना पहली बार कहाँ से शुरू हुआ था? चाय का खेती करना पहली बार कहाँ से शुरू हुआ था? भैया असम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? असम से पहली बार चाय की खेती करना शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था चाय की खेती? असम से। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? बोला जो पाइराइट है कैसन खनिज है वो बताना है। जो पाइराइट है वो कैसा खनिज है? पाइराइट कैसा खनिज है फटाक से बताइए। तो भैया क्या है? धात्विक, यानी में धातु निकलता है। तो पाइराइट कैसा है? धात्विक खनिज। बोलिए दो बार, पाइराइट धात्विक खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज? धात्विक। हाँ वेरी गुड। चलिए और ज़्यादा ना 10 क्वेश्चन है भैया, जोर लगा दो, थोड़ा सा और समय रुक जाओ।
भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कौन सा है? पहला परमाणु शक्ति, परमाणु बनाने वाली शक्ति वहाँ से, यानी शक्ति बनाया जाता है परमाणु से, वो कौन सा है? पहला, फर्स्ट वाला भैया तारापुर। कौन है परमाणु यंत्र सबसे पहला? तारापुर। तारा, चांद तारा दिखा देता है बाबू, ठीक है, तो पहले तारा देखा ना हो, तो पहला परमाणु शक्ति यंत्र। लो, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? ये कोडरमा भैया किस खनिज, कोडरमा का झारखंड में है, तो ये कोडरमा है, यहाँ कौन खनिज निकलता है? कोडरमा में कौन सा खनिज निकलता है? तो अबरक निकलता है। क्या निकलता है? अबरक। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? बरा जो ओपेक है उसका सदस्यता वो छोड़ दिया, वो ग्रुप में था, ओपेक में था लेकिन छोड़ दिया, बोला कि हम नहीं रहेंगे। तो कतर बोला कि हम भैया ओपेक का सदस्यता नहीं रहेंगे, इसका टीम ना रहेंगे, हम हट जाएंगे इसमें से। लीजिए भैया प्रश्न, निम्न में कौन जूट का अग्रिम उत्पादन है? जूट क्या बनाने में? जूट उत्पादन में आगे, सबसे आगे कौन है? तो जूट उत्पादन में बांग्लादेश सबसे आगे। कौन है? बांग्लादेश जूट उत्पादन में सबसे आगे। आसवन, क्या नाम है? आसवन बांध। क्या आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? बोला आसवन बांध किस नदी पर है? बस याद रखिए कि जो आसवन बांध है वो किस नदी पे है? तो नील। आसवन, आसमान कैसा? नीला। आसवन, आसमान नीला। आसमान नीला, आसमान कैसा? नीला। नाम देखिए आसवन, यानी आसवन, आसमान कैसा? आसमान कैसा रहता? आसमान बोल रहे कैसा? नीला। आसवन कैसा? नीला, यानी नील नदी पे। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बोला कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी खुद ब खुद नहीं घटता है। प्राकृतिक आपदा जो भगवान खुद घटा देते हैं, हम लोग ना करते हैं। तो भैया इनमें कौन है? आतंकवाद, ये प्राकृतिक घटना ना है। ये क्या है? मानो हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करते हैं हो, तो आप आतंकवाद हम लोग ना फैलाते हैं, मनुष्य फैलाता है, तो भगवान थोड़ी ना किए हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक आपदा ना है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित? एकदम सबसे विनाशकारी भूकंप आया था, तो बिहार किस वर्ष इसको झेला था? कब इसको झेला था? कब झेला था? तो 1934 में। कब? 1934 में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित? बोला बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? अरे ऊंचा भूमि पर जाएंगे, ऊंचे जगह पर ना बाढ़ आएगा तो जाएंगे कि गड्ढा में चल जाएंगे? गड्ढा में जाके डूब के मरोगे? तो भैया बाढ़ है तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंचा स्थान सुरक्षित रहता है। लो, भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? तो भैया मलबा खिसके वो भी भूस्खलन है, चट्टान घिसक के नीचे गिरे वो भी भूस्खलन, चट्टान खिसक के वो भी भूस्खलन है। तो भैया मलबा भी घिसक के नीचे, मलबा मतलब मिट्टी उट्टी घसक रहा है तब भी वो भूस्खलन है। चट्टान यानी पत्थर ये सब टूट गिर रहा है वो भी है। चट्टान भी खिसक रहा है, खिसक मतलब एक जगह से हल्का हिला वो भी है। तो इनमें से सभी, आंसर इसका क्या होगा? डी फॉर डॉग, भूस्खलन इनमें से सभी। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आकस्मिक प्रबंधन कि इसका प्रमुख कौन कौन है जो इसमें काम करता है? आकस्मिक प्रबंधन में कौन कौन? देखिए स्थानीय प्रशासन भी काम करता है, स्वसेविक भी काम करता है, स्थानीय लोग भी काम करते थे। इनमें से सब इसका आंसर होगा। क्लियर? आकस्मिक प्रबंधन सभ्य का मदद चाहिए। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। लो, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति का, जहां मतलब बार बार भूकंप आता है, तो घर कैसा बनाना चाहिए? तो आयताकार बनाना चाहिए। कैसा घर बनाना चाहिए? आयताकार। तो अभी तक आप वीडियो में रुके हो तो थैंक यू सो मच कि आपने हम पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया और रुके। इतना रुक ही गए हैं तो भैया एक काम और कर दीजिए, शेयर मार दीजिए। और नया है तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नया नया चीज़ आपको मिलते रहे। बस इतना आप हेल्प कर दीजिए। तो आज के वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको लेकर क्या? साइंस को हाजिर। तो आज के इतना ही। फिर से बार बार इस वीडियो को देखिए कि आपको याद हो, फाइनल एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। जय हिंद।